नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे इफ़ देन जो स्टेटमेंट है, जो कमांड है, उसमें स्ट्रिंग में उसका इस्तेमाल कैसे होगा। स्ट्रिंग्स इन इफ़ देन। तो इफ़ देन जो कमांड है, जो स्टेटमेंट है, उसमें स्ट्रिंग का इस्तेमाल कैसे होगा। इससे पहले हम देखे थे इफ़ देन में नंबर का, कंडीशन में नंबर देते थे, ठीक है। अब जो है स्ट्रिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक प्रोग्राम कंसीडर किया गया दोस्तों। एक प्रोग्राम हुआ जिसका पहला लाइन में है $, इक्वल्स टू विद इन कोड्स हेलो। फिर है इफ़ $, इक्वल्स टू विद इन कोड्स हेलो और $, इक्वल्स टू विद इन कोड्स वर्ल्ड। $, का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, या $, का हेलो है, या $, इक्वल्स टू वर्ल्ड है। ये दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू हो, अगर है तो देन प्रिंट $, तो वो प्रिंट $, करेगा। तो यहाँ $, का वैल्यू हेलो है, इसीलिए वो $, प्रिंट किया, तो आउटपुट आ गया हेलो। $, का जो भी वैल्यू है वही प्रिंट करेगा। तो हम लास्ट क्लास में दोस्तों आप लोगों को बतलाए थे, इफ़ जो है वो कंडीशन को सेट करता है। एक कंडीशन हो सकता है, एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकता है। अगर एक कंडीशन होगा तो सिर्फ कंडीशन लिखा जाएगा दोस्तों। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो उसको हम और या एंड के इस्तेमाल से लिखते हैं। अब और अगर लिख रहे हैं तो दो कंडीशन में अगर बीच में और है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक भी सही है तो वो कंडीशन ट्रू होगा। और अगर दोनों के बीच में एंड है तो दोनों कंडीशन को ट्रू होना होगा, तभी उसका रिजल्ट ट्रू आ सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जब मल्टीपल कंडीशन में इफ़ देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इफ़ के बाद जो दो कंडीशन है, अगर उसके बीच में और लगा हुआ है तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगा तो उसका रिजल्ट ट्रू में आएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है तो उस दोनों कंडीशन को ट्रू होना होगा, तभी उसका आउटपुट ट्रू होगा। तो यहाँ दोस्तों और लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों कंडीशन में से पहला कंडीशन $, इक्वल्स टू विद इन कोट्स हेलो, ये सही है, दूसरा गलत है, लेकिन रिजल्ट इसका ट्रू होगा। तो देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट $, का वैल्यू है हेलो, इसीलिए यहाँ प्रिंट हेलो करेगा। तो ये जो है हम लोग यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब हम लोगों को कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दूसरा कंपेयर करते हैं। यू कैन ऑल्सो कंपेयर टू वेरिएबल स्ट्रिंग। वो तो कांस्टेंट स्ट्रिंग था, अब ये वेरिएबल स्ट्रिंग $, इक्वल्स टू विद इन कोट्स y, विद इन कोट्स हेलो, $, इक्वल्स टू विद इन कोट्स वर्ल्ड। ये दो $, एक लोकेशन है। अब दोस्तों हम लास्ट क्लास में उससे पहले बतलाए थे, जब लोकेशन स्ट्रिंग होगा मतलब नॉन न्यूमेरिक होगा तो उसकी पहचान क्या है। वो लोकेशन जो है, जैसे $, है तो उसके बगल में, उसके राइट साइड में डॉलर का साइन देना होगा x के बाद। अगर x के बाद हम डॉलर साइन नहीं देंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा या सिंटैक्स एरर आ जाएगा। उसी तरह $, स्ट्रिंग डाटा है, नॉन न्यूमेरिक डाटा है, इसलिए y के बाद डॉलर साइन लिखना मस्ट है, इक्वल्स टू विद इन कोट्स वर्ल्ड। अब हम कंडीशन यहाँ जो दोस्तों यहाँ हम कंडीशन दे रहे हैं, इफ़
एक्स डॉलर नॉट इक्वल्स टू वाई डॉलर, अगर एक्स डॉलर वाई डॉलर के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये जो है देन प्रिंट एक्स डॉलर, फिर स्पेस है, फिर सेमीकोलन है और फिर वाई डॉलर है। इसका मतलब अगर एक्स डॉलर और वाई डॉलर इक्वल नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे एक्स डॉलर, फिर स्पेस देंगे, फिर प्रिंट करेंगे वाई डॉलर, और वही यहाँ पर आया। ये जो हमारा आउटपुट है हेलो और वर्ल्ड, इसके बीच में ये स्पेस है, ये जो है स्पेस है, और यहाँ जो है इस प्रोग्राम में ये स्पेस है, तो ये जो है ये कहा गया कंपेयर टू वेरिएबल स्ट्रिंग्स। तो इस तरह से हम उसको जो है, ये जो साइन है दोस्तों, इसका मतलब जो है, ये जो है इसका मतलब होता है, इसका मतलब है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, तो ये साइन है। तो एक्स डॉलर इक्वल्स टू विद इन कोट्स हेलो है, और फिर वाई डॉलर इक्वल्स टू विद इन कोट्स वर्ल्ड है। इफ़, अब कंडीशन दिया गया, इफ़ के बाद कंडीशन रखा जाता है, एक्स डॉलर नॉट इक्वल्स टू वाई डॉलर, अगर एक्स डॉलर और वाई डॉलर इक्वल नहीं है देन, तो रियली में वो इक्वल नहीं है तो ट्रू है, तो ट्रू है तो देन पाथ एक्सिक्यूट होगा, मतलब देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट होगा। तो देन के बाद है प्रिंट एक्स डॉलर सेमीकोलन स्पेस फिर सेमीकोलन फिर वाई डॉलर। इसका मतलब एक्स डॉलर का वैल्यू है हेलो, फिर स्पेस आया, फिर वर्ल्ड, ये आउटपुट हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हम लोग जो है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ट्रांसफ़र कैसे होता है, जैसे दोस्तों आप जो हैं मार्केट में जा रहे हैं और आपने कई दुकानें से आपको सामान लेना है, तो पहला दुकान में दोस्तों आप गए और कुछ सामान ख़रीदा, और फिर आप जो है पैक करके अपने साथ कैरी करने के बजाय आप पैक करके उसी दुकान में रख दिया और कहा कि हम उधर से मार्केटिंग करके आ रहे हैं तो ले जाएंगे। और फिर आपने दूसरे तीसरे दुकान में मार्केटिंग की और वो सब सामान लेने के बाद फिर आप पहले दुकान में वापस आए। क्यों आए? क्योंकि आपका कुछ सामान वहाँ छूटा हुआ था और वो सामान लेकर तब आप घर आए। इसका मतलब यहाँ से, घर से जो आप मार्केट पर गए तो पहला दुकान तक गए तो यहाँ तक कोई लूप नहीं था, कोई ब्रांच नहीं था। तो पहला दुकान में आप गए तो फिर आप काम किया और उसके बाद ब्रांच हुआ, आप आगे नहीं फर्दर गए, ब्रांच करके दूसरे दुकान में गए, फिर वहाँ से तीसरे दुकान में गए। तो ये सब जो ब्रांचिंग हुई, तो ये ब्रांचिंग के बाद आप फिर मेन जहाँ से ब्रांच शुरू हुआ था उस जगह वापस आए। तो जब कंट्रोल, तो और एक है जैसे आप घर से गए मार्केट में सामान लिए, एक दुकान में नहीं मिला, फिर दूसरे दुकान में लिए, तो दूसरे दुकान में अगर मिल गया तो फिर आप पहले दुकान में वापस नहीं आते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से घर चले आते हैं। तो यही दो एग्जाम्पल है दोस्तों गोटू और गोसब का। गोटू और गोसब दोनों कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। एक है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है, एक में कंडीशन नहीं होता है। गोटू अब जहाँ जिस लाइन नंबर में दिया गया है
तो वहाँ से कंट्रोल जहाँ जाता है वहाँ से फिर उस जगह पर वापस नहीं आता है। जैसे जिस मेन लाइन से, जैसे मान लीजिए लाइन नंबर 40 में या 4th लाइन से वो ट्रांसफ़र हो गया 7 लाइन में, तो 7 लाइन से फिर 4th लाइन में नहीं जाएगा वो। लेकिन गो सब कमांड जो है, इसमें जहाँ से वो ब्रांच आता है फिर रिटर्न होकर के वहीं चला जाता है। जैसे मान लीजिए आप मेन रोड से जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के या 4 व्हीलर लेकर के, और कोई ब्रांच लूप रोड जो है मेन रोड के बजाय लिंक रोड में गए, और फिर आपने काम किया और वहाँ से फिर वो रोड एंड हो गया, तो फिर आप दूसरे जगह जाने के लिए फिर वहाँ से वापस मेन रोड पर आओगे, तभी दूसरे जगह जा सकते हैं। तो यही है गोसब। गोसब एक ऐसा ब्रांच है जहाँ से मेन ब्रांच से अगर गोसब ब्रांच में कंट्रोल गया तो उसको रिटर्न हो करके मेन ब्रांच में जाना आवश्यक है। लेकिन यदि गो टू ब्रांच में अगर कोई कंट्रोल गया तो वहाँ से मेन ब्रांच में आना ज़रूरी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो ये हम लोग समझे। अब इसको डिफाइन में देखते हैं। द गो टू एंड गो सब कमांड्स इनेबल यू टू जंप टू सर्टेन पोजीशन इन योर प्रोग्राम। जैसे लाइन नंबर 1 के बाद 10 के बाद 20 होगा, फिर 30 होगा, इस तरह से हम लाइन पर जाते हैं, कंसिक्यूटिव लाइन नंबर पर जाते हैं। लेकिन गो टू या गो सब के बाद जो लाइन नंबर होगा, जैसे हम 4th लाइन पर हैं और 5th में नॉर्मली जाते तो गो सब या गो टू होगा तो डायरेक्ट 8 पर चले जाएंगे या 10th लाइन नंबर पर चले जाएंगे, 4 के बाद 5th पर नहीं आवेंगे। तो गो टू और गो सब के बाद जो लाइन नंबर होता है, कर्सर वहाँ डायरेक्ट, कंट्रोल वहाँ डायरेक्ट जंप करके वहाँ चला जाता है। कंसिक्यूटिव लाइन नंबर जो उसके बाद जो है उसको छोड़ देता है। लेबल्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट पॉइंट इन द प्रोग्राम टू कंटिन्यू एक्सक्यूशन। जंप करता है जो स्पेसिफाइड लाइन नंबर है वहाँ। अब गो टू क्या है? To use go to, place a label somewhere in your program and then enter. Go to label. अब इस तरह से जो है, इस तरह से हम लोग go to का इस्तेमाल करते हैं। Run the following example. अब इसमें हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं। Print within quotes 1. Go to the label. Print 2. The label. Print 3. Output notice how print 2 is skipped. अब यहाँ दोस्तों प्रिंट 1 जो है वो तो प्रिंट किया। यहाँ दोस्तों हम लोग देखेंगे आउटपुट में 1 और 3 आया और 2 नहीं आया। ये 1 आया और उसके बाद ये 2 नहीं आया और ये 3 आया। इसका मतलब है प्रिंट 1, इसके बाद कंट्रोल आया दूसरे लाइन पर। दूसरे लाइन पर लिखा हुआ है गो टू द लेबल, तो लेबल किस लाइन में है? 4th लाइन में, तो द लेबल पर चला गया वहाँ से कंट्रोल। और लेबल के बाद क्या है? प्रिंट 3, तो प्रिंट 3 किया और फिर एंड हो गया। तो गो टू के बाद फिर पहले जहाँ से आया वहाँ नहीं वापस गया, इसीलिए प्रिंट 2 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। मैं फिर से एक बार बतला दे रहा हूँ। गो टू में हम आपको बतलाए थे जो कंट्रोल गो टू के बाद जो लेबल है या जो लाइन नंबर है
वहाँ जंप कर जाता है, फिर वो जहाँ उस जगह वापस नहीं आता। तो प्रिंट पहला लाइन में है प्रिंट 1, तो प्रिंट 1 प्रिंट कर दिया, गो टू द लेवल 1, गो टू द लेवल। तो यहाँ से जंप किया, देखिए फोर्थ लाइन में द लेवल लिखा हुआ है, तो वहाँ चला गया फोर्थ लाइन में द लेवल। अब प्रिंट 2, तो प्रिंट 2 तो इग्नोर कर दिया। द लेवल के बाद फिर गो टू पर वो वापस नहीं आया, द लेवल के बाद वो प्रोसीड किया प्रिंट 3 पर, तो प्रिंट 3 और उसके बाद एंड हो गया। इसीलिए जब हम इसको एक्सिक्यूट किए, जो ये प्रोग्राम रन हुआ, तो यही दो आउटपुट दिया, 1 और 3, और 2 आउटपुट नहीं दिया। तो समझ गए, गो टू के बाद जो भी लेवल होता है कंट्रोल वहाँ जंप कर जाता है, उसके बाद पुनः वो उस लाइन पर वापस नहीं आता। तो ये गो टू स्टेटमेंट है। अब हम लोग गो सब स्टेटमेंट देखेंगे, गो सब कैसे हुआ। अब गो सब में देखेंगे, द गो सब कमांड इज द सेम एज गो टू एक्सेप्ट व्हेन इट इनकाउंटर्स ए रिटर्न स्टेटमेंट, द प्रोग्राम रिटर्न्स बैक टू द गो सब कमांड। इसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट आता है जहाँ से वो फिर गो सब कमांड पर रिटर्न हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, रिटर्न कंटिन्यूज प्रोग्राम एक्सिक्यूशन इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस गो सब स्टेटमेंट। अब यहाँ देखते हैं ये कैसे हुआ दोस्तों। तो ये पहले लाइन में है प्रिंट 1, उसके बाद है गो सब द लेवल, फिर है प्रिंट 2, अब एंड। अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसको जो है हम आगे देखते हैं कैसे ये होता है। फिर है द लेवल, फिर है प्रिंट 3 रिटर्न, तो पहले वाला में प्रिंट 1 प्रिंट किया, उसके बाद प्रिंट 1 प्रिंट किया, उसके बाद गो सब द लेवल। तब गो सब लेवल में, तो गो सब लेवल द लेवल पर चला आया, उसके बाद प्रिंट 3, इसके बाद तीसरा 3 प्रिंट किया, फिर रिटर्न हो गया। तो रिटर्न हो करके कहाँ आया दोस्तों, फिर गो सब द लेवल पर आया, फिर प्रिंट 2 किया, फिर एंड हुआ। तो ये जो है पहले बार में, ये फर्स्ट बार में ये प्रिंट किया, सेकेंड बार में जो है सेकेंड बार में ये थर्ड वाला प्रिंट किया, सेकेंड बार में ये सेकेंड टाइम ये प्रिंट किया, और थर्ड टाइम में 2 प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ रिटर्न है, रिटर्न के बाद फिर यहाँ रिटर्न के बाद वो फिर गो बैक होता है। प्रोग्राम जहाँ से गो सब था उस जगह वापस हो गया, और फिर वहाँ से वापस आया। तो इसीलिए 1, 3 और 2 ये हमारा आउटपुट हुआ। इस चीज़ को जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छा से समझेंगे। तो गो सब और गो टू
दोनों में अंतर है। गोसब जो ब्रांच है उसमें रिटर्न कमांड होता है। इसका मतलब कंट्रोल गोसब ब्रांच में जाता है, लेकिन रिटर्न हो करके फिर गोसब के पास वापस आता है, लेकिन गोटू में वो नहीं होता है। कंट्रोल वहाँ से मेन ब्रांच से जो है मेन प्रोग्राम से जो है ब्रांच में आता है और रिटर्न नहीं होता है। यही दोनों में अंतर है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ तक दोस्तों हम लोग सब समझ गए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दोनों कमांड है, इसका हम लोग ध्यान देंगे इसमें। अब देखेंगे लाइन नंबर कैन बी यूज्ड एज लेबल। अब लाइन नंबर देने से और इसका ये आसान हो जाता है। कैसे होता है दोस्तों, जैसे लाइन नंबर कैन बी यूज्ड एज लेबल। प्रिंट 1 गो टू 10, प्रिंट 2 10, प्रिंट 3। नोटिस द लाइन नंबर। You can also write the program like this: 10 space print 1, 20 go to 40, 30 print 2, 40 print 3। अब देखो स्टार्ट जो हुआ लाइन, यहाँ दोस्तों यहाँ जो स्टार्ट हुआ तो पहला लाइन नंबर 10 है। 10 लाइन नंबर डाल के जल्दी समझ रहे हैं। पहला लाइन नंबर 10 है, इसमें आया प्रिंट 1 तो 1 प्रिंट कर दिया। दूसरा में आया 20 लाइन नंबर में गो टू 40 तो 40 लाइन नंबर पर चला गया। 30 को इग्नोर कर दिया, 20 से डायरेक्ट 40 पर आ गया और प्रिंट 3। तो ये पहले बार में ये प्रिंट किया और दूसरे बार में ये प्रिंट किया और तीसरे बार में जो है प्रिंट किया। और फिर तो यहाँ से गो टू है तो फिर रिटर्न तो होगा नहीं, तो 2 तो प्रिंट किया ही नहीं। द लाइन नंबर्स डू नॉट इवन हैव टू बी इन सीक्वेंस। अब यहाँ ये लाइन नंबर जो है वो सीक्वेंस में नहीं है। अब इसका जो है हम लोग देखते हैं। फिर 17 में है प्रिंट 1, 2 में है गो टू 160, 701 लाइन नंबर है प्रिंट 2, 160 प्रिंट 3। अब इसमें आउटपुट जो है इसमें है 1 और 3। अब कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ हम लोग देखेंगे। तो पहला जो आया उसमें लाइन नंबर 10 प्रिंट 1 हो गया। 20 में आया तो गो टू 40, गो टू 40 में प्रिंट 3 किया, ठीक है, प्रिंट 3 किया। अब 40 के बाद जो है जो लाइन नंबर है दोस्तों, 40 के बाद फॉलोइंग कोई जो है वो सिक्वेंसली कोई लाइन नहीं। ईच ऑफ दीज प्रोग्राम्स आउटपुट 1 3। अब इसके बाद कुछ नहीं। इसका मतलब जो है पहला प्रिंट 3 के बाद इसका सीरियली कोई नंबर नहीं है, इसीलिए वहाँ से जो है प्रोग्राम उतना ही किया। फिर जो है 17 लाइन नंबर में वो रिटर्न नहीं जा सकता है। 40 के बाद लाइन नंबर कम है 17, इसीलिए वो वहाँ गया नहीं। 2 यहाँ भी नहीं गया। तो इसीलिए जो है ये आगे वाला प्रोग्राम जो है दोस्तों वो ये एक्सिक्यूट नहीं हुआ। 1 और 3 दो ही प्रिंट हुआ। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। दोस्तों लाइन नंबर डालने से जो है हमारा प्रोग्रामिंग लिखने का जो है और भी ज़्यादा क्लियर होता है। तो हम लोग दोस्तों लाइन नंबर 10 20 30 ये वाला जो है स्टाइल में हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। ऐसा दोस्तों क्यों हम लिखते हैं, ऐसा जो है क्यों हम लिखते हैं, क्योंकि जो है 10 20 1 2 3 4 लाइन नंबर नहीं डालते हैं। क्यों दोस्तों, प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो जैसे आप 1 2 3 4 लाइन नंबर 1 2 3 4 अगर डालेंगे
और बाद में अगर आपको पता चला जो दो लाइन के बीच में एक लाइन छूट गया, उसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो लाइन नंबर सपोज 2 और 3 के बीच में कौन सा लाइन नंबर होगा, तो 2.5 नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में लाइन नंबर नहीं होगा। इसीलिए लोग गैप करके नंबर यूज करते हैं, 10, 20, 30, 40। अगर हम इसके बीच में अगर कोई लाइन इंसर्ट करते हैं तो 10 के बाद 15 डाल सकते हैं, 16 डाल सकते हैं, इस तरह से। इसीलिए 10-10 के गैप में रहता है, ताकि यदि हमको कोई लाइन बाद में इंसर्ट करना हो तो वो इजीली इंसर्ट हो जाए और हम सब लोग जो है उसको आसानी से डिबग कर सके। तो दोस्तों आज जो है आप लोगों ने जो है इसमें देखे, हम लोग 2-3 चीज़ बहुत बड़ी चीज़ सीखे दोस्तों। एक तो जो है इफ़ देन स्टेटमेंट्स में स्ट्रिंग का यूज कैसे किया जाता है, इफ़ देन स्टेटमेंट में स्ट्रिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं दोस्तों। और फिर हम दो जो कंट्रोल ट्रांसफ़र जो है वो दो कंट्रोल ट्रांसफ़र जो है तो उसमें देखें दो तरह का, गो टू और गो सब। तो दोस्तों गो टू जो है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है, उसमें क्या होता है मेन प्रोग्राम से ब्रांच प्रोग्राम में या मेन प्रोग्राम में ही करेंट लाइन नंबर से किसी दूसरे लाइन नंबर पर जंप कर जाता है कर्सर, और फिर पहले पोजीशन पर वापस नहीं आता। लेकिन गो सब में जो है करेंट लाइन नंबर से जंप करके स्पेसिफाइड लाइन नंबर पर जाता है और रिटर्न हो करके फिर रिटर्न हो करके जहाँ से जंप किया था वहीं पर वापस आता है। यही दोनों में अंतर है। तो दोस्तों ये दोनों प्रोग्राम जो है, इसके बाद बेसिक में दोस्तों एक चीज़ याद करेंगे, आप प्रत्येक लाइन में जो लिखिएगा उसके बाद इंटरप्रेस ज़रूर कीजिएगा, एक चीज़। दूसरी बात, अगर किसी लाइन में मिस्टेक आया तो उसको आप करेक्ट करने के बाद फिर से उसको इंटरप्रेस करेंगे, क्योंकि इंटरप्रेटर में क्या होता है दोस्तों, आप प्रत्येक लाइन में इंटरप्रेस करते हैं तो वो आपका बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है लाइन बाय लाइन। तो प्रत्येक लाइन में इंटरप्रेस करेंगे। अगर मान लीजिए किसी लाइन को आप एडिट किए और इंटरप्रेस करना भूल गए तो आपका एडिट जो किए वो मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि आपके स्क्रीन पर जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसमें तो आपने एडिट किया लेकिन इंटरप्रेस नहीं किए, तो उसका मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, बेसिक को रन करेंगे, तो प्रोग्राम एक्सिक्यूट कौन होता है, जो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज को जानती है, तो वो प्रोग्राम एक्सिक्यूट होगा और उसमें आपका गलत ही है, क्योंकि आपने इंटरप्रेस तो किए नहीं। तो प्रत्येक प्रोग्राम लिखते समय पहले बार भी और जितनी बार आप किसी लाइन को एडिट करते हैं तो उस लाइन के अंत में इंटरप्रेस ज़रूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका जो है ये बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक बार फिर से जो है हम बतला दें, जो कंप्यूटर में स्टार्ट पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट क्यूबेसिक पर क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हैं और फिर जो है बेसिक इन्वायरमेंट में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद आप सेव कर सकते हैं, फंक्शन की इसमें दिया हुआ है सेव का, तो उससे आप जो है उसको सेव कर सकते हैं और फिर रन कर सकते हैं। रन में यदि एरर है तो फिर उस प्रोग्राम में जा कर के आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद दोस्तों उसमें आप ये देख लें, उस लाइन पर इंटर प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि इंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों इंटर प्रेस करने के बाद ही वो आपका जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में, वो लाइन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगा, क्योंकि एक्सिक्यूट जो होगा वो मशीन लैंग्वेज का ही प्रोग्राम होगा, आपका हाई लेवल
लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसीलिए जिस प्रोग्राम में अगर आप मिस्टेक देख रहे हैं, आपको देखने से स्क्रीन पर मिस्टेक नज़र नहीं आ रहा है और फिर भी मिस्टेक शो कर रहा है, इसका मतलब